हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे हंगर पोएम रिटन बाय जयंत महापात्रा। First of all, we will read this poem. It was hard to believe the flesh was heavy on my back. The fisherman said, "Will you have her?" carelessly, trailing his nets, his nerves, as though his words sanctified the purpose with which he faced himself. I saw his white bone thrash his eyes. I followed him across the sprawling sands, my mind thumping in the flash's sling. Hope, hope lay, perhaps, in burning the house I lived in. Silence gripped my sleeves. His body clawed at the froth. His old nets had only dragged up from the seas. In the flickering dark, his leaned to open like a wound. The wind was high, and the days and nights before. Palm fronds scratched my skin. Inside the shack, an oil lamp splayed the hours, bunched to those walls. Over and over, the sticky suit crossed the space of my mind. I heard him say, "My daughter, she's just turned 15. Feel her, I will be back soon. Your bus leaves at night, at 9. The sky fell on me, and a father's exhausted while, long and lean. Her ears were cold as rubber. She opened her wormy legs wide. I felt the hunger there. The other one, the fish slithering, turning inside." Now हम इसके एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे. इसका एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेनेशन मीन्स इसका एनालिसिस पोइट्री के बारे में कि ये क्या पोइट्री है, किस बारे में है. दिस रादर वेल नोन पोएम इज़ ऑल्सो फ्रॉम अ रेन ऑफ राइट्स. ये रेन ऑफ राइट्स से ली गई है. Jayant Mahapatra selects it quite often when he gives a reading and says that the poem is based on a true incident. The poem is in 5 paragraphs of 5 lines, each except the last one, which has an extra line. It tells a rather simple story. It has 3 characters. There is a speaker, an old fisher, and his young daughter. The fisherman is willing to let the speaker have sex with his daughter for a few rupees. ये स्टोरी है. 3 लोग हैं, स्पीकर है, फिशरमैन है और यंग डॉटर है. द कैजुअलनेस ऑफ दिस ट्रांजैक्शन, इतने कैजुअली वो बात कर रहे, इतनी कैजुअली ये ट्रांजैक्शन हो रही है, दैट इट एम्फेसाइजेस फॉर द स्पीकर इट्स इनॉर्मिटी. मतलब इतनी कैजुअल है कि ये बहुत ही किस चीज़ पे जोर डाल रही है, इन ह्यूमैनिटी पे. मतलब भूख आदमी को इतना इन ह्यूमन बना देती है. कौन सी भूख? खाने की भूख इतना इन ह्यूमन बना देती है कि एक फादर को अपनी बेटी को बेचना पड़ रहा है. देयर इज़ अ सेंस दैट अ टेरिबल मॉरल क्राइम इज़ अबाउट टू एरप्ट विथ सच लिटिल फस ऑन द स्प्रॉलिंग सैंड्स ऑफ दिस बीच. अभी बोल रहे हैं कि अब बीच की ये पिक्चर मीन्स सीन है, वो बोल रहा है कि एक टेरिबल मॉरल क्राइम है जो कि होने वाला है. एक टेरिबल मॉरल क्राइम जो है होने वाला है, विद सच लिटिल फस ऑन द स्प्रॉलिंग सैंड्स ऑफ दिस. छोटी सी बात लगती है ना, ये छोटी सी बात है भूख, और लेकिन ये बहुत बड़ी चीज़ है. द स्पीकर डिस्पाइट हिज ओन डिस्गस्ट succumbs to the temptation and have sex with the 15 years old daughter of the fisherman. स्पीकर जो है वो, उसको बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन वो फिर भी अपने आप को सरेंडर कर लेता है, अपनी टेम्पटेशन के अधीन अपने को सरेंडर कर लेता है. बट वॉट ही एक्सपीरियंसेस एट द एंड इज़ अ सॉर्ट ऑफ हॉरर. बट वो क्या एक्सपीरियंस करता है, वो एक तरह का हॉरर है. लॉन्ग एंड लीन, हर ईयर्स वर कोल्ड एज रबर. वो इतनी, मतलब उसकी जो स्किन है वो इतनी, या वो जो है रबर की तरह बेजान है, इसमें कोई जान नहीं है.
है ना, लिविंग थिंग नहीं है वो. द एक्ट इज utterly disgraded, losing all its sense of joy, comfort and pleasure. तो ये जो एक्ट है, एक्ट ऑफ लविंग, ये इसमें कोई जान ही नहीं है, कोई कंफर्ट नहीं, कोई प्लेजर नहीं है, कोई जॉय नहीं है. इंस्टेड इट इवोक्स अ सेंस ऑफ डिस्गस्ट, उसको घृणा हो जाती है अपने आप से, एंड सेल्फ लोदिंग इन द स्पीकर. द फिशरमैन्स शैक ओपन्स लाइक अ वूंड. अब जो शैक है, जो झोंपड़ी है ना, उसको वूंड की तरह बताया हुआ है. वहाँ पे वॉर्म्स हैं, वो एक ज़ख्मी जगह है. गर्ल्स लेग्स आर वॉमी, और गर्ल्स की लेग्स ऐसे बताइए कि वॉमी हैं, वहाँ पे कीड़े पड़ चुके हैं. एंड एज ही एंटर्स ही फील्स अ हंगर देयर ऑफ फिश स्लिदरिंग टर्निंग इनसाइड. और वो लड़की इतनी भूखी है बेचारी कि उसको फील हो रही है, हंगर फील हो रही है उसको. तो वो जो है वो एक फ़िश की तरह है, जैसे फ़िश छटपटाती है ना हंगर की वजह से, या बिना पानी के, वैसे ही वो बिना खाने के है. द पोएम कॉन्ट्रास्ट्स टू टाइप्स ऑफ हंगर एंड हाउ दे फीड ऑन ईच अदर. दो तरह की हंगर है और कैसे वो एक दूसरे को पूरा कर रही हैं. जैसे कि एक फ्लैश की भूख है और एक खाने की भूख है, एक सेक्स की भूख है, एक खाने की भूख है. तो वो कैसे एक दूसरे को पूर्ण कर रही हैं. द स्पीकर्स हंगर इज दैट ऑफ फ्लैश, दैट ऑफ अ माइंड थम्पिंग इन द फ्लैश इज स्लिंग. उसका माइंड जो है ना, वो फ्लैश का जो झूला बना हुआ है ना, स्लिंग, उस पे ही मंडरा रहा, उस पे बैठ के घूम रहा है. मतलब वो उसका जो माइंड है वो फ्लैश के झूले पर झूल रहा है. एज वी नो, जैसे कि हम जानते हैं, दिस इज़ वन ऑफ द हार्डेस्ट हंगर्स टू कंट्रोल. ये बहुत ही हार्डेस्ट हंगर है कंट्रोल करने के लिए. नो मैटर हाउ रिस्पेक्टेबल और डिसेंट वी माइट ट्राई टू बी, इट ग्नॉज अस टू आर वेरी बोन, टू आर एवरी बोन. अब ये देखा जाए तो ये जो फ्लैश की भूख है ना, ये भी बहुत बड़ी भूख है. कितने भी रिस्पेक्टेबल, कितने भी डिसेंट बनने की कोशिश करें कि ये हम, लेकिन फिर भी ये हमारी हर बोन को खा जाती है, फ्लैश की भूख. Contrary to this is the other hunger, the hunger not for sex but for food, perhaps the only hunger more primeval. और अब ये बोलते हैं कि जो हंगर, सेक्स की हंगर से बड़ी दूसरी वाली हंगर है, वो है खाने की हंगर. शायद ऐसी हंगर जो कि सबसे पहले आई थी. हाँ, हम मार्शलो लॉ पढ़ते हैं ना जब, तो उसमें हम देखते हैं रोटी कपड़ा और मकान सबसे पहले, उसके बाद और चीज़ें, सेक्स, फ्रेंडशिप, वटएवर जो भी है, वो सब चीज़ें बाद में आती हैं. तो सबसे पहले जो भूख होती है वो खाने की भूख होती है. वो अगर पूरी हो जाए तो मतलब वो सबसे ज़्यादा, उस भूख को कोई नज़रअंदाज नहीं कर सकता. The fisherman and his daughter are poor. To feed their stomachs, they resort to feeding the other hunger, the sexual hunger of the speaker. अब अपनी उस भूख को मिटाने के लिए वो दूसरे की सेक्सुअल भूख को मिटाने की कोशिश करते हैं, उससे पैसा लेके वो अपनी भूख मिटाते हैं. बट इन द एंड, अच्छा देखो, इसमें एक और बात है, जो नरेटर है ना, उसकी जो फर्स्ट भूख है, खाने की भूख, वो तो हट चुकी है, तो वो एक अलग लेवल पे चला गया, वो थोड़ा ऊपर वाले लेवल पे चला गया, तो उसको सेक्स की हंगर है, सेक्सुअल हंगर है. लेकिन ये जो बेचारे गरीब लोग हैं, इनकी तो रोटी कपड़ा और मकान की ही भूख, मतलब यही रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं हो रही है, तो उसकी जो हंगर है ना, वो खाने की हंगर अभी पूरी नहीं हुई है, जो फादर एंड डॉटर हैं. बट इन द एंड, इज़ दैट हंगर रियली अपीस्ड? इसमें बोला गया है कि अंत में ये जो नरेटर की ये जो सेक्सुअल हंगर है, क्या ये अपीज हो गई, पैसिफाई हो गई है, उसको सेटिस्फेक्शन मिल गया? इट डजंट सीम लाइक इट एट ऑल. पर ऐसा लगता नहीं है. इंस्टेड अ सेंस ऑफ कैटास्ट्रॉफ हॉन्ट्स द स्पीकर, द वेरी स्काई इट सीम्स फॉल ऑन हिम. बट इसमें बोला गया है कि एक डिज़ास्टर की उसको फीलिंग आ रही है, उसको डरा रहा है एक डिज़ास्टर. उसको ऐसा लग रहा है कि जो स्काई है, जो आसमान है, उस पर गिर जाएगा ना. तो मतलब उस भूख को मिटाने के लिए, सेक्सुअल हंगर को, अपनी सेक्सुअल हंगर को मिटाने के बाद उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती, उसको तो बहुत बुरा लगता है. दिस पोएम इज़ मोर डायरेक्ट, लेस एम्बिगुअस. दो मीनिंग नहीं है इसमें, डायरेक्ट पोएम है ये. और जो इससे पहले हमने जो पोएम की थी ना, कौन सी की थी, इससे पहले हमने की थी, जस्ट वेट, इससे पहले हमने की थी इंडियन समर पोएम,
है ना। तो इसमें उसमें एम्बिगुअस मीनिंग था, डबल मीनिंग था, बट इसमें डबल मीनिंग नहीं है, तो डायरेक्ट पोएम है। हियर द मॉरल आउटरीच, यहाँ जो है वो मॉरल आउटरीच, एंगर, मतलब मॉरल जो है आउटरीच, द सोशल क्रिटिसिज्म इज मच मोर डायरेक्ट, हार्ड हिटिंग। मॉरल जो है वो बहुत ही गुस्से वाला है, सोशल क्रिटिसिज्म है एंड हार्ड हिटिंग है यहाँ पे। द पोएट फ्रॉम बिहाइंड हिज persona clearly indicts the system which allows such careless prostitution to happen। एक पोएट जो है वो बताते हैं कि क्लियरली एक ऐसे सिस्टम के बारे में बता रहे हैं जो कि केयरलेस प्रोस्टिट्यूशन है ना। ऐसा सिस्टम, ऐसा मतलब इतनी भूख या इतनी गरीबी लोगों में है कि वो उनको केयरलेस प्रोस्टिट्यूशन की तरफ ले जाती है। हियर डेस्टिट्यूशन मीन्स पॉवर्टी, बर्बादी जो भी है, इज़ अ कॉज ऑफ प्रोस्टिट्यूशन एंड इट इज़ दिस एक्सट्रीम पॉवर्टी and deprivation that the poet focuses on and exposes। और ये इतनी ज़्यादा पॉवर्टी है या इतनी ज़्यादा गरीबी है या जो भी बोलो, पोइट जो है उस पर फोकस कर रहे हैं और उस चीज़ को एक्सपोज कर रहे हैं। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।